साथियों नमस्कार, मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एसएसपी ग्लोबल जॉब के डायरेक्टर हैं पवन जी हैं। ये आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे। हरियाणा में 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं। अभी केंद्र में चुनाव हुए तो आपने देखा SC/ST समाज की वजह से बीजेपी हारी। SC/ST समाज एक हो गया। संविधान का मुद्दा जो बीजेपी ने छेड़ा था, आप जानते हैं कि अपर कास्ट थी, उनका अपना स्वार्थ है, उनके हाथ में ताकत है, तो वो अलग अलग तरह के हथकंडे इस तरीके से अपनाती होती हैं जिनके ऊपर दिखता कुछ और है, अंदर का एजेंडा कोई और ही होता है। तो संविधान छेड़ने का जो मुद्दा बनाया है, संविधान का जो विपक्ष ने उठाया, लोगों को समझ में आ गया। तो SC/ST समाज था वो थोड़ा एक हो गया इस मामले पे। उनको समझ में आ गया भी हमारे पास छुआछूत भेदभाव के चलते खाने पीने के धंधे से तो वैसे ही बाहर कर रखा है, जमीनें हमारे पास है नहीं। उनके पास छोटा मोटा नौकरी का साधन था। नौकरी कहाँ से मिली? डॉक्टर अंबेडकर ने जो रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया, उससे थोड़ी नौकरियां मिल गई, थोड़ी संपन्नता आ गई। तो संविधान को छेड़ेंगे तो हमारा सब कुछ बर्बाद ही हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने गाँव के जो भाषणों में डराने का भी काम किया, सारे हथकंडे खेले। मुस्लिम समाज एक हो गया। इस दोनों समाज के एक होने से क्या हुआ कि बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लगा और विपक्ष थोड़ा सा मजबूत हुआ। आज ये सिचुएशन है, बीजेपी जो भी गुंडागर्दी करती थी, जो ये अपने कोई भी बिल मनमाने तरीके से पास करवा लेते थे, 150 सांसदों को संसद से बाहर कर देते थे, जो जुलाई से ये 3 कानून के लागू हुए, बिना बहस के लागू हो गए। इसमें पुलिस को बहुत बड़ी पावर दी गई है, जिसका भयंकर रूप से गरीब तबके का शोषण हुआ। तो ये सब इसलिए हुआ कि विपक्ष नहीं था। अब अच्छा काम ये होगा, विपक्ष आ गया, आवाज उठ रही है, मुद्दे उठ रहे हैं। अयोध्या में देखिए, बीजेपी की पूरी राजनीति, जहां अयोध्या राम मंदिर पे टिकी थी, उस राम मंदिर पे ही कितने बड़े घपले करें, जमीनों में घपले करके ये बीजेपी वाले लोग। राम मंदिर ही पहली बार इसमें टपक गया, कितना बड़ा काम है। जबकि मंदिर पे तो लोग सोचते हैं चलो धर्म का काम है, कोई बात नहीं, इसमें घपला ना करो। इन्होंने उनको ही नहीं बख्शा। और इधर से अयोध्या में किस तरह सड़कें बर्बाद हो गई, सड़कें टूट रही हैं पहली बार इसमें, स्टेशन की दीवार कैसे गिर रही है। तो ये सब इनके घपले सामने आ रहे हैं। ये क्या था कि दिखावे में भक्ति का, देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का ड्रामा करना, अंदर से कहानी को छोड़ दे, भयंकर रूप से शोषण करना, और वहां से कोई बोले तो हिंदू मुसलमान पे लिया बातों को। तो ये एक खतरनाक उनकी पॉलिसी थी, जिससे लोग भ्रमित हुए। और खास तौर से ओबीसी समाज ऐसा था, SC/ST मुस्लिम समाज तो एक हो गया, ओबीसी की जो जनसंख्या 54% है, लेकिन ये मानसिक रूप से गुलाम रखा गया, इसको बांट के रखा गया। तो ये एक ना होने की वजह से नुकसान हुआ। हालांकि रिजर्वेशन जो ओबीसी को मिला था वो भी डॉक्टर अंबेडकर की वजह से ही मिला था, लेकिन वो इस चीज को भूल गए। वो धर्म के नाम पे उनको इतना उलझा दिया कि वो धर्म के नाम पे कुछ भी करने को तैयार होते, कर्जा लेके भंडारा करने को तैयार हो जाए, कथा करवाने को तैयार हो जाए। वैसे बर्बाद हो रहा है, पैसे नहीं है, कर्जा लेके कथा करवा रहा है, भंडारे करवा रहा है। तो ऐसे भंडारे क्या फायदा? अपने पड़ोस में कोई तो दुख तकलीफ में हो, उसके लिए 100 रुपए की मदद करने को तैयार नहीं। तो इस बारे में पवन जी बताएंगे। आपको बहुत पुराने हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, इनको सारी जानकारी है। तो पवन जी, आप क्या देखते हैं कि SC/ST समाज इतना मतलब प्रताड़ना, छुआछूत, भेदभाव, पशुओं जैसा बर्ताव देख के भी वो आज इस मुकाम पे एक कम से कम हो गया, जो उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन वो एक हो गया, इसके पीछे क्या चीज़ देखते हैं? देखो, पता है क्या, जैसे अम्बेडकर जी ने कहा कि वो सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने मतलब SC एक्ट और जो सुविधा दी, आरक्षण दिया, वो इसीलिए दिया कि हम लोग जो वो वर्षों से दबे हुए थे, लगभग 1000 साल से हमारे ऊपर हमारा शोषण हो रहा था, एक भयंकर तरीके वाला शोषण। हाँ, तो वो उसमें दबे हुए थे। और जब समानता की बात करते हैं तो उनके बराबर में आने के लिए कुछ समय लगता है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने 10 साल का समय दिया कि आज़ादी के बाद 10 साल तक आरक्षण होना चाहिए, ताकि जो दबा हुआ तबका है वो एक बराबर लेवल पे आ सके और अपने इस चीज़ को मतलब आगे बढ़ा सके, उनके लेवल में खड़ा हो सके। तो चलो, अंबेडकर जी की बात हम मानते हैं, उन्होंने 10 साल दिया, वो बहुत कम दिया, इस बात से शायद सहमत ना हो। लेकिन यहाँ 25 साल में एक पीढ़ी तैयार हो जाती है, तो आरक्षण को मैं वहाँ तक तो सही मानता हूँ कि एक पीढ़ी को आरक्षण देना चाहिए सरकार को, कि भाई वो उठे और फिर आगे अपनी जनरेशन को उठाए। एक मेरी बात को ध्यान से सुनना, मतलब ठीक है, 1947 में हमें आज़ादी मिली और आप 25 साल लगा लो, आगे के 25 साल तक आरक्षण का देना वाजिब था, लेकिन आरक्षण को अलग तरीके से दिया गया। आरक्षण को क्या है, जो नीचे लेवल की जो पोस्ट थी वो तो SC/ST के कोटे में इन्होंने दे दी, और जो अपर लेवल का जो मैनेजमेंट था वो इन्होंने मतलब मलाईदार पोस्ट हो नहीं जाने, सर्वंट जाति वालों ने अपर वाली जो पोस्ट थी, जो मैनेजमेंट करते थे, तो वो उन्होंने अपने पास रखी। तो उसका परिणाम ये क्या हुआ कि जब हम 60-65 साल तक भी आरक्षण लेते रहे तो डेवलप नहीं हो पाए। और अब जब मोदी गवर्नमेंट जब आई, इसने संविधान को बदलने की बात करी, तो इसके संविधान बदलने का जो बात की, आरक्षण खत्म होना चाहिए, मैं इस बात से थोड़ा बहुत सहमत हूँ। आरक्षण खत्म होना चाहिए, लेकिन आरक्षण ऊपर भी तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट लेवल पे जो है वहाँ भी बराबर का हक होना चाहिए।
जब नीचे की हक की बात आती है तो ऊपर भी हक अभी बना। जो केंद्र सरकार ने 90 के करीब आईएएस जो बिना एग्जाम के बैकडोर से भर्ती किए, एक भी ओबीसी एससी एसटी का आदमी नहीं है। एक भी नहीं है वो, क्योंकि वो मतलब एक तरह से सत्ता को अपने पक्ष में रहना हाँ चाहता है। वही है ना, मलाई मलाई मलाई- अपने हाथ में रखना और सपेटा बच गया उसको हमें आपको पिला देना। तो इसका, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी भारत के साथ शोषण करा है। उन्होंने सोचा गरीब दबका है, एससी कम्युनिटी है, इसको सुविधाएं देते रहो, ये चुपचाप पड़ा रहेगा। बस उसको रोजगार मत दो, आगे बढ़ने का मौका मत इनको दो। आगे बढ़ने का मौका मत दो, इनको सुविधाएं दे दो ताकि ये वहीं पड़े रहे, ना हमारे यहाँ में करे ना में ना करे। दबे और रहे, जब मानसिक वोट रूप की से बात आए तो ये एकजुट होकर मैं वोट देके। तो इस मामले में जो आरक्षण के क्या नाम है, एससी एसटी मामले में, ना तो मैं भारतीय जनता पार्टी की बात से सहमत हूँ ना कांग्रेस की सहमत हूँ। आज ठीक है, पक्ष थोड़ा सा उभरा है, उस एंगल से, एक एंगल से देखे तो बहुत बढ़िया है कि मोदी सरकार जरूरी की है, जो तानाशाही मनमानी पे है, लगाम लगी। मोदी सरकार की जो मनमानी है उस पर अंकुश लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना पड़ता है, जिस कांग्रेस ने हमारा शुरू में शासन करा, 50-60 साल जिन्होंने शासन करा, वो उसी पॉलिसी को दोबारा भी ले आएंगे। तो एससी का तो कहीं भी भला नहीं हुआ, ना कांग्रेस के टाइम पे हुआ, लेकिन मोदी सरकार के लेकिन टाइम पे हुआ, और ना ही आगे कांग्रेस के अभी सरकार जो में। इशू उठ रहा है, स्वर्ण टाइप के जो लोग हैं, ब्राह्मण बनिए, ठाकुर जाट जो भी है, वो रिजर्वेशन वालों को एक तरह से गालियाँ देते हैं, तो रिजर्वेशन से आया है। एमबीबीएस की जो सीटें होती है उसमें देखा जाता है जो बंदा रिजर्वेशन से आया उसका 10-5 नंबर का फर्क होता है और उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं, प्राइवेट कॉलेज नहीं जाता। प्राइवेट कॉलेज में आपको 1 करोड़ फीस चाहिए, तो प्राइवेट कॉलेज में जा रहा है उसके 200-300 नंबर होते हैं, रिजर्वेशन वाले से काफ़ी कम। वो 5 साल बाद पैसे दे के डॉक्टर बन के आता है और एमबीबीएस की डिग्री मिल गई, उसको कोई नहीं बोलता। तो ये जो गेम है ईडब्ल्यूएस का, जो रिजर्वेशन वाला इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में एससी एसटी के फर्जी सर्टिफिकेट बन रहा है। अभी जो पूजा खेड़कर जो आईएएस है, उसका बाप आईएएस है, और वो बंदी देखो कैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन गया, ओबीसी का फर्जी सर्टिफिकेट बन गया। तो ये सर्टिफिकेट किन्होंने बनवाए? ये ईडब्ल्यूएस के नाम पर मैं देख रहा था, एक भर्ती थी ईडब्ल्यूएस की, उनकी पॉपुलेशन जस्ट 10%, लेकिन उनको जो सीटें मिल रही ज़्यादा मिल रही है। ओबीसी की एससी एसटी की पॉपुलेशन ज़्यादा 85%, उनको सीटें कम मिल रही है। तो इतना बड़ा घपला, ये ओबीसी के सर्टिफिकेट फ्री बनना, एससी एसटी का बनना। एससी कम्युनिटी को मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी। मैं अपने आप से कंपेयर करूं तो मैं भी एससी परिवार से बिलोंग करता हूं भैया आप लेकिन आप उभर के आप अपने इंडिपेंडेंट कर रहे हो, इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि आज तक मैंने आरक्षण का एक पैसा भी कभी नहीं लिया, किसी भी, चाहे नौकरी की बात है, नौकरी तो करी नहीं, इसके अलावा कोई भी सुविधाएं नहीं ली। आज अगर प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात करूं तो मेरे पास सिर्फ एक बाइसाइकिल मेरे नाम है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी जिज्ञासा नहीं है कि मैं इस तरह की दान में कोई चीज़ मिलूं। आज दलितों को खूब 1-1 लाख के प्लॉट दिए गए हैं, 30 गज के प्लॉट दिए गए हैं, उनके निकले लॉटरी। हमारी सोच ऐसी नहीं थी ना, आप मतलब एक अलग सोच विचारधारा में आ गए। परिवर्तन तो करना पड़ेगा। यदि अम्बेडकरवादी बनना है, अम्बेडकर की नीतियों का आगे बढ़ना है, तो अपने आप में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। सिर्फ दलित चिल्लाने से किसी चीज का समाधान तो नहीं जो होगा। एससी एसटी जो तबका है, जो हमारा तबका है, जहाँ सवर्णों का भी विरोध करो, स्वर्ण ज्यादा हमारे साथ पक्षपात करे तो वहाँ उनका भी विरोध होना खूब चाहिए। करते हैं, वो तो दबा के करते हैं। तो लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दुरुपयोग किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए, चाहे स्वर्ण हो, चाहे एससी एसटी, चाहे ओबीसी, कोई भी हो, कोई भी अब जाति, धर्म कोई के भी नाम धर्म। पे इन्होंने मोदी गवर्नमेंट ने दुरुपयोग करा, और जितने धार्मिक संस्था लगभग वहां से 70% लोग बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो हारे हैं। चाहे खाटू श्याम हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे सलासर हो, अयोध्या से चाहे नासिक हो, हर जगह से एक ऐसी उम्मीदवार को जनरल सीट से जितवाना कितनी बड़ी बात है। ये एक तरह से चमत्कार, और बीजेपी के मुंह पे कितना बड़ा तमाचा है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग का क्या कमाल है कि वहाँ पर एक व्यक्ति को, और इसे लोग गाली दे रहे हैं। और कोई होता, स्वर्ण होता तो गाली नहीं देते। आज बीजेपी के लोग, मतलब देखो मानसिकता किस हद तक, मतलब कोई एससी एसटी का या कोई गरीब तबके से आ जाए आगे तो उसको सहन नहीं है, वहाँ गाली दे रहे हैं। हाँ, एससी को विरोध करना चाहिए इस मामले में। जैसे मतलब बात अब करते कि भाई पाखंडवाद, पाखंडवाद में विरोध करना चाहिए। ये क्या डमडमा लगा रखा है धर्म के नाम पे, मंदिरों में विशेष ये चीज है। मैं इसकी एससी एसटी तो फिर भी थोड़ा समझ गया कि क्योंकि उनको क्या है कि मंदिर में घुसने ही नहीं दे रहे भाई। उसके लिए राम किस काम का है जब उस राम के मंदिर में घुस ही नहीं सकता। वो मेहनत कर रहा है, पसीने बहा रहा है। जब वो 200-400 दिहाड़ी मिल रही है, वो भी रोज नहीं मिलती, उसमें से वो 10 रुपये भी दे रहा है, तो वो जिसमें मंदिर में घुस नहीं दे रहा वो दान दे क्या करेगा और क्यों दे? तो इसलिए ये समझ में आ गया पाखंड से बच गए वो, क्योंकि भेदभाव छुआछूत ने बचाया उनको। अब रही बात ओबीसी जो सेगमेंट है, 54% पॉपुलेशन धर्म के नाम पे इतना पाखंड में उलझा हुआ है, इतना भयंकर तरीके से उलझा रखा, उसका वोट ले रही है वो। वही इस बात आप वाली रिजर्वेशन कहने को, रिजर्वेशन ग्रुप सी और डी में दे दिया, उसमें भी आनाकानी, और ए और बी में नहीं देंगे जहाँ से असली चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो कानून धर्म के अनुसार होना ही नहीं चाहिए, कानून तो सेपरेट होना चाहिए। आपके हिसाब से एससी एसटी समाज की एकता का क्या राज है? जो भी आज सिचुएशन है, चाहे परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो भी सिचुएशन, कुछ तो एक हुए हैं।
जिसने मतलब एहसास कराया। जैसे अभी 4-5 साल पहले जब ये 3 स्टेट के इलेक्शन थे, एमपी, राजस्थान, एक स्टेट था, कौन सा था, वहाँ पर बीजेपी हारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो संशोधन कर दिया था SC/ST एक्ट में, SC/ST के लोगों ने पूरे देश में विरोध करा। उसके बाद मोदी सरकार को जब इलेक्शन हारी तो उनको समझ में आ गया ये विरोध गड़बड़ है, तो उन्होंने संसद में उसको अमेंडमेंट करके दोबारा पुराने वाला कर दिया। तो ये सरकारें कहाँ से डरती हैं कि लोग विरोध करें, इनको हरा दे तो इनको समझ में आता है। ओबीसी सेगमेंट 54% पॉपुलेशन, जानबूझ के जनगणना नहीं करे, जनगणना होगी पता चलेगा 54% है और ये एक हो गए, तो इनको इनके लोगों को फिर MLMP बनाना पड़ेगा, और भी चीज़ें देनी पड़ेंगी, फिर हिस्सा लेंगे, फिर ये सवर्ण के हाथ में कैसे आएगा उनकी मलाई जो खा रहे हैं। तो ओबीसी सेगमेंट को जो बांट के रखा है, SC/ST एक होगा, आप इसके पीछे क्या कारण देखते हैं कि ओबीसी क्यों बटा रहा और SC/ST एक कैसे होगा? अब जैसे देखो, अब हम हरियाणा की बात लेते हैं। वह नायब सिंह सैनी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया, खट्टर को हटा के। उसका कारण ये था कि जाट भारतीय जनता पार्टी से नाराज था और नायब सिंह सैनी ने चाहा कि जो बैकवर्ड क्लास वोट है वो हमारे फेवर में आ जाएंगे। हाँ, चाणक्य की प्लानिंग थी ना कि ओबीसी वाले खड़े, लेकिन नायब सैनी की बेचारे की हालत क्या है, उसको कोई CM मानने को तैयार नहीं। ठीक है, जैसे कर रहा है। लेकिन जहाँ देश की बात आती है तो फिर इस चीज के लिए तो मतलब एक तरह से अलग सोच रखनी पड़ेगी। एक देश, एक कानून, एक विचारधारा, और एक ही सुविधा। हकीकत में तो नहीं, ये सारी चीज अगर एक है, मतलब सबके लिए बराबर है, जब तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। अन्यथा अभी हमने इतने साल निकाल दिया, इंडिया की जेलों में आगे फिर निकल जाएंगे। 70% से ज्यादा SC/ST और OBC के बंदे बनते, कमजोर तबके जो कुछ नहीं हो, और जो ताकतवर होता है मर्डर भी करता है, उसकी जमानत फटाफट हो जाती है, क्योंकि ऊपर जो जुडिशरी में लोग बैठे हैं इनके जो सोन अपर कास्ट को बचाते हैं पूरी तरह से, और पैसे ही फेंकते, सारे काम होते हैं। जेलों में होता है उनका शोषण होता है, वो बेचारा कोई छोटे मोटे काम कर रहा है, नौकर वाले काम कर रहा है, वो एंजॉय करते हैं क्योंकि उनके पास जमीन है। मर्डर डकैती में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं हरियाणा में, ठाकुर जाट, जिनके पास जमीन है, बेसिकली वही जो ऐसे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के जो रिजर्वेशन कोटे से जो जिनको मतलब नौकरियां पाई थी, उन्होंने भी एक तरह से देखा जाए तो अपने समाज के लिए सही नहीं करा। मान लो कोई एक गजटेड अफसर बनता है या ऊपर पोस्ट पे कहीं जाता है, उसने अपनी सोच को सिर्फ परिवार तक रखा कि मैं अपने बच्चे को भी IAS बना दूं, मैं अपने बच्चे को भी किसी IPS और बना की भी दूं, मदद करता है, मतलब समाज के लिए नहीं उत्थान करा, अपने निजी उत्थान के लिए। तो अगर निजी उत्थान की जहाँ बात आती है तो भाई सरकार को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो तो क्या करेगी, एक एक व्यक्तिगत तो क्या करेगी। तो ये शिकायत है कि जो दलित भी, जो SC है, वो भी अगर आरक्षण का फायदा लेते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि हमें उनमें भी कुछ जातियां आगे बढ़ गई, बाकी बहुत पीछे रह गई। बाकी पीछे रह गए। आरक्षण के नाम पे एक ही जाति आगे बढ़ी है, सही मायने में जो चमार जाति है वही आगे बढ़ी है, बाकी सब पीछे है, बाकी का बुरा हाल है। मैं जाटो फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमारे सब अपने काम में अपने आप है, उनमें गवर्नमेंट जॉब में बहुत ना के बराबर है, जबकि सबसे ज्यादा जाटो माने जाते हैं। जनसंख्या इनकी है लेकिन जॉब में वो ज्यादा चले। हाँ, वो आरक्षण का फायदा तो उन्होंने ये जो उठाया। अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान ये जो खेल चल रहा है नायब सैनी को बनाना, और इन्होंने कहा कि जो क्रीमी लेयर की, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5-6 साल पहले का मुझे ध्यान है 8 लाख लिमिट करी थी, लोगों ने थोड़ा स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करने के बाद 8 लाख लिमिट कराई, क्योंकि 6 लाख में तो PN था वही आया, तो ऊपर से एग्रीकल्चर इनकम जोड़ दी उसमें। हरियाणा में 8 लाख थी पहले, खट्टर गवर्नमेंट ने 8 से 6 लाख कर दी, ऊपर से एग्रीकल्चर। बड़ी चालाकी से इन्होंने गेम खेला। जब सेंटर में 8 लाख होगी तो यहाँ क्या दिक्कत थी। अब उसको घोषणा तो कर दी, अमित शाह ने भी कल महेंद्रगढ़ में घोषणा कर OBC रैली में कि भैया हमने कर दिया, लेकिन पता चला मुझे कि वो नोटिफिकेशन भी वहाँ से हुआ ही नहीं है, और जो वेबसाइट था वहाँ से भी हटा दिया वो सर्कुलर भी। तो एक्चुअल में देना नहीं है, देने का ड्रामा करना ताकि लोग बरगलते हैं, बेवकूफ़ हैं। अब कोई बंदा जो भर्ती निकल ले, पहली बात तो बड़ी मुश्किल से भर्ती निकलती है, एग्जाम लीक हो जाते हैं। अब वो बंदा 2-4 साल में करता है। पिछले साल यूपी में बता रहा था 2-3 साल के अंदर 70 पेपर लीक हो गए, नीट का एग्जाम लीक हो गया, करवाया गया, होते नहीं अपना आप करवाए जाते हैं, बड़े लाल के घपले होते हैं, क्योंकि उनको पैसे खाने हैं, वो सारा माफिया हो गया, और माफिया में सारे अपर कास्ट हैं, गरीब बंदे का तो नंबर ही नहीं आता। ऐसे UGC नेट के जो क्वालिफाई करते हैं वो साइंटिस्ट बनेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, उनको कर दिया। वहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल पे एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे SC ST OBC कहीं है ही नहीं, सारे अपर कास्ट। कभी मैं देखा था यूपी का केस, एक बंदा वर्मा था, DM न्यूरोलॉजी, उसका ज्वाइनिंग के लिए जो पोस्ट हुआ HOD के लिए, सबसे ज़्यादा नंबर उसके, और एक और बंदा था, वो बंदा जनरल से उसके नंबर कम, उसका OBC कैटेगरी में दिखा के नंबर ज़्यादा होने के बावजूद उसको नहीं ज्वाइन करने दिया और उसको कर दिया ज्वाइन। अब वो कोर्ट में जाए धक्के खाओ, ये साफ दिख रहा है, जिसका नंबर ज़्यादा उसको दो ना। तो ये घपले कदम कदम पे हो रहे हैं। मतलब मेन जो पोस्ट है उन पर अपने बंदे बिठाना, और ये RSS कहने कोई देशभक्ति कुछ बात करते हैं, असली सोच इनकी है ये कि असली चीज़ नहीं देना इनको, असली ताकत नहीं देना, तो बस जो ताकत फॉलोअर्स बनाने, इनको लीडर ताकत दे दिए तो फिर वो बोला फिर यही आगे आ जाएंगे, फिर तो हमें ये जो हिस्सा मिल रहा है वो छोड़ना पड़ेगा। आज देखो, एक चीज हम बात करें, जो प्राइवेट सेक्टर है,
प्राइवेट सेक्टर में सही मायने में अगर देखा जाए, लाला कंपनियों की तो बात नहीं करता, लेकिन जो एमएनसीज कंपनी है वो कास्टिज्म को दरकिनारे कर देती वहां है। पर नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, वो तो ये देखते हैं बंदा काबिल कौन है। आज हम ये जॉब कंसल्टेंसी चला रहे हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि किस कास्ट का है, क्या है। तो यहाँ वो पर कास्ट का वेल्डर, रोल ही नहीं ना। हाँ वो वेल्डर है तो वेल्डर चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सही बात हिंदू हो, चाहे एससी हो, कोई भी हो, वो उसको वेल्डर की जरूरत है कंपनी अभी को। मैं देख रहा था आरएसएस जो बड़ी बड़ी देशभक्ति की बातें करते हैं, आरएसएस का इतना तगड़ा एजेंडा कि अब ये ओबीसी वालों को ढूंढ ढूंढ के पोस्टों में बिठा रहे प्रचारक में। एससी एसटी को तो क्या नहीं, क्योंकि ये सारे वही लोग अपर कास्ट वाले, ये चाहते हैं दूसरे हैं। जब बात आती है कि इनको भी थोड़ा हिस्सा दो, इनको बिठाओ, वो हमारे यहाँ तो जाति होती नहीं है, तो तब एकदम जाते फिर इंसानियत की बात करने लग जाते हैं। मतलब जब किसी को बिठाना है वीकर सेक्शन वाले को, उसको हिस्सा देना है, तो फिर इंसानियत की बात करने लग जाओ। और वैसे हमने पकड़ बनाई रखी। तो मैं, एक और अंकल थे, उन्होंने रिजर्वेशन की पॉलिसी के बारे में बताया। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको किया था लागू करवाने के लिए, जो कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, तब इसका विरोध किया था महात्मा गांधी और वल्लभ पंत, अलग अलग लोगों ने विरोध किया था, उनकी अपनी चाल थी। तो वो बता रहे थे कि इसमें जो एक्चुअल प्रोविजन बनाया था उन्होंने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, वो लागू नहीं होने दिया। अगर वो लागू होता तो आज SC ST और OBC की हालत कई गुना बेहतर होते। मतलब मलाई अपने हाथ में रखी इन्होंने, मतलब असली चीज अपने रिमोट अपने हाथ में रखो, इनको बस प्यादा बना के रखो। आज जो कोई ऊपर पोस्ट भी था वो मात्र कठपुतली था, चाहे वो जो कोई यहाँ बैठ जा, खड़ा हो जाए, इस तरह के बंदे चाहिए। इस तरह अब के राष्ट्रपति का बंदे देख लो, राष्ट्रपति सबको पता है, मोदी ने 240 MP का समर्थन लिया ही नहीं, कहीं समर्थन लेटर नहीं, राष्ट्रपति उसको दही चीनी खिला रही। अभी एक IAS का मैं देख रहा कि एक IPS था, उसने कोई गड़बड़ की, उसको गड़बड़ होगी, निलंबित कर दिया, कोई छेड़छाड़ी केस था, गोवा में छेड़छाड़ी करी, वो उस पर कार्रवाई करने की बजाय इनके बीजेपी के नेताओं के दबाव में उसको बहाल कर दिया, बहाल करके उसको उसकी निकोबार पोस्टिंग कर दी। भैया इतना बड़ा कांड हो रहा है और आप ये कर रहे हो, मतलब आपसे उम्मीद बड़ी जेलों की बात करती थी, लेकिन कर कुछ भी नहीं पा रही। राष्ट्रपति बन के नहीं कर पाई तो कब करे। इसका तो एक ही सॉल्यूशन है। तो ये भी वही है कि अगर हमारे देश के जो लोग हैं, युवा हो गए, किसान हो गए, फौज हो गई, या उसके अलावा भी जो है बेरोजगार हो गए, वो एक सोच मान ले कि भाई जो कास्टिज्म के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगे तो उस पार्टी को इग्नोर करें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू। इलेक्शन के टाइम पे जो हिंदू मुसलमान नफरत फैलाई जाती है, बहुत खतरनाक खेल है। तो ये चीज है, जो धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगना चाहिए, धर्म के नाम वाले को इग्नोर करे, चाहे वो मुस्लिम मांगे, चाहे हिंदू मांगे, चाहे कास्टिज्म के नाम पे अपना दलित मांगे। अब मैंने देखा है कि ठाकुर कौम है, जाट कौम है, ये 1 मिनट में हो जाते हैं। इनको इतना पता चलने सामने वाला तो ही जाति का, 1 मिनट में कोई कहने की जरूरत नहीं है। मैं सोचता था सबसे कट्टर कौम तो हमारे हरियाणा में जाटों को दिखा है, ठाकुरों को दिखा है, यही। अरे पता चला कि इंटरनेट पे मैंने जाकर देखा, मुझे एक बंदे ने सवाल करा, वो ठाकुर था, बोले, एक ब्राह्मण भी बैठा था, बोले यार भाई साहब ये सबसे ज़्यादा कट्टर कौन से? मैं सोचा भाई जाट गुजर ठाकुर यही होते हैं। बोला भाई साहब ब्राह्मण कौन होती है? फिर उस ब्राह्मण ने इस बात का मुझे समर्थन किया कि भाई साहब वास्तव में ब्राह्मण कौन होते हैं, आप इंटरनेट पे जाके देखो। पॉपुलेशन कम है, राज कैसे करके कि ये 1 मिनट में एक हो जाएंगे, ये अंदर से करेंगे बात, सामने भाईचारा दिखावा करेंगे, और वो सामने कुछ और करेंगे, तो इसीलिए तो राज कर रहे हैं। उसी का परिणाम था कि हमने 1000 साल तक गुलाम रहे। वो कल बता रहे थे मेरे को अंकल की, बोला ब्राह्मणों के घर एक तो वो सरपंच बन रहे, प्रधान बन रहे, और बाकी जो 1000 हैं, 500 घर हैं, उनका कुछ भी नहीं है। इसका सीधा साधा उदाहरण मैं बताता हूँ। लगभग 1000 साल पहले से हम लोग अगर देखें तो हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण खूब हुआ, खासकर मुस्लिम कंट्रीज के जो लोग थे, मुस्लिम एरिया के थे, उन्होंने भारत पे हमला करा, मतलब 1000 साल से। उसका रीजन ये था कि हम लोग जो बिखरे हुए थे, बिखरने का रीजन बता दें कि उस वक्त नियम ऐसे तगड़े बना रखे थे ब्राह्मण कम्युनिटी ने, क्योंकि उन्हीं के अनुसार राजपाट चलता था, कहता नहीं चलेगा तो हमारे हिसाब से, उनके अनुसार। तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर रखा था कि जो राजपूत है वही युद्ध लड़ेगा। तो उस वक्त राजपूत थे वो 10 से 12% थे, और फिर इन्होंने ब्राह्मण कम्युनिटी, जो इनके सलाहकार थे, ज्यादातर ब्राह्मण ही थे, इनके सलाहकार थे, इन्होंने राजपूतों में भी आपस में फूट डाली। तो जहाँ 10-12% राजपूत वैसे ही हैं, और फिर उसके बाद भी आपसी फूट है, तो बाहर से कोई हमला करेगा तो देश कैसे गुलाम नहीं बनेगा। तो उसी का परिणाम था कि हम लगभग 11वीं शताब्दी से लेकर, और ये लगा लो कि अंग्रेजों से पहले तक मुसलमानों आज भी धर्म के नाम पे बहुत बड़ी गुलामी चल रही है। लोग मैंने देखा कथावाचक बड़े बड़े हैं, वैसे करें, राम का वनवास था, ये स्ट्रगल था, AC पंडाल में प्रवचन दे रहे हैं, स्टार्टर प्लेन से आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो मतलब कहने और करने में कितना अंतर, और लोग बेवकूफ बन रहे हैं। लाखों लोग आते हैं और वो खुश हो गए, वहाँ पर वो खुश हो रहे हैं, चढ़ावा दे रहे हैं, और वैसे कितने परेशान हो गए, गर्मी सर्दी में कितने परेशान हो गए आते, वैसे कहते अच्छे काम के लिए तैयार होते। अभी बॉम्बे में आपने देखा कि इंडिया मैच जीती जब, कितनी भीड़ निकल गई, और जब लोगों के साथ गलत हो रहा, जब वो नहीं निकलती भीड़। तो हमारी सोच भी गड़बड़ है। तो आप OBC के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हरियाणा के इलेक्शन में जिस तरह धोखा होता है, पता है कि क्या होगा, सबको दिख रहा है कि रोजगार छीन ले, मेन बात है रोजगार से संपन्नता आएगी, वो ही नहीं दिया।
जमीन इनके पास थी नहीं, जिन जातियों के पास जमीन थी उनका तो काम चल गया, उनके पास तो ऑप्शन है। अब जिनके पास ऑप्शन नहीं है वो कहाँ जाए? अब उनके पास मेहनत मजदूरी का जुगाड़ था, वो ऊपर से महंगाई 17% चल रही है रिटेल में, तो महंगाई से उनका जो थोड़ा बहुत है वो जा रहा है, ऊपर से बड़ी बड़ी बीमारियां वो उनका शोषण कर रही है, खोखला कर रही है, उनकी सिफारिश भी नहीं है। तो ओबीसी समाज का इस समय सिचुएशन और खतरनाक है। तो ओबीसी समाज को क्या करना चाहिए? हरियाणा का विधानसभा चुनाव आप गहराई से मुद्दों को समझते हैं, ताकि ये जो चालाकी है सरकार की वो चालाकी ना चल पाए और बाद में धोखाधड़ी के शिकार ना हो। तो उसका तो एक ही है कि भाई इस वक्त जब इलेक्शन को 2.5-3 महीने रह गए, इससे ज्यादा का समय नहीं बस है। अब सारे ड्रामे तो चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा नवंबर में इलेक्शन होने ही होने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ये साफ स्पष्ट नजर आ रहा स्पष्ट है। है। तो इस टाइम पे दोनों कम्युनिटी को, या बीसी का ओबीसी कम्युनिटी हो गई और दूसरा SC जाट है, तो इन दोनों को एक साथ कह देना चाहिए कि भाई हम तो दोनों साथ साथ हैं, हम इस आधार पे वोट नहीं देंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। दोनों सरकारों के, दोनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के पसीने आ जाएंगे। ये तो एक दूसरे को भिड़ाने की चाल हो गई ना कि भाई जाट आज भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं है और कांग्रेस की तरफ उसका रुझान है, क्योंकि मुख्यमंत्री भाई जाट तो पॉलिटिकली मुख्यमंत्री बहुत जागरूक कौम है ना। अब उन्होंने देखा भी, एक तो इनको रिजर्वेशन नहीं दिया बीजेपी ने, अमित शाह ने, दूसरा जो पहलवानों के साथ किया, दूसरा किसानों के मुद्दे पे और हरियाणा में जाट थे। मनोहर खट्टर के जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उस टाइम पे इनके साथ इन्होंने भी हालांकि गलत किया, जो अगर वो बात में सच्चाई है तो वो गलत किया, लेकिन इनको दबाने के लिए भी तो जो भारतीय जनता पार्टी सरकार जो अब पहला इस बार लोकसभा चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ है कि जाटों ने बोला तुमने हमें दिल्ली में नहीं घुसने दिया, एमपी के चुनाव में बीजेपी वालों को घुसने दिया है गाँव में। तो एक कम्युनिटी की एकता है, बोल्ड कौम है, तो ये इन्होंने चमत्कार दिखा दिया और उसका असर ये 5 सीट हार गई। नायब सैनिक को तो सिर्फ मुख्यमंत्री ये बनाने सिर्फ का, फेस वैल्यू है, लोगों को बस बेवकूफ़ बनाने का। वो तो बेचारा एक मोहरा है और वो बस अपना टाइम निकाल रहा है, जैसे उसको पता है तेरी वैल्यू नहीं है। कोई इसको सीएम ही नहीं समझ रहा। सीएम तो खट्टर है, सेंटर में मंत्री हो गए, वो सारा वही मीटिंग में बैठता है, सब कुछ वही करता है, नाम का ही वो तो बेचारा सीएम। नायब को तो सिर्फ जाटों के अगेंस्ट खड़ा करा है कि भाई जाट जो है, जाट के जो इक्वल इंडी पैरेलल में अगर आ गए तो मान लो जाट इतने परसेंट है तो ये भी हाँ, इतने ओबीसी के परसेंट है, 10-20% झटक लिए तो हमारा काम बन जाएगा। हमारा काम बन जाएगा और कुछ भी। और सैनिक ओबीसी का भी कोई भला नहीं होना, बिल्कुल सही बात है, ओबीसी दिख रहा का है, वो भी साफ कोई दिख भला रहा है, नहीं कुछ होना। नहीं है। तो ओबीसी के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? ओबीसी को ये संदेश देना चाहिए कि पार्टी को अपना अहमियत ना समझ के, मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं करना, खट्टर ने भी निजी तौर पे कुछ नहीं करा और इसने भी, नायब सैनी ने भी कुछ नहीं करा। उन्हें ये देखना चाहिए कि भाई सरकार हमारे लिए किसकी बढ़िया है, ये नहीं कि मुख्यमंत्री क्या है। मुख्यमंत्री हो सकता है कि चुनाव के बाद ना भी हो, आज ये कल नहीं, अभी हटा देंगे। श्योरिटी नहीं है कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भी बदल दिया जाए। बिल्कुल बदलेंगे। तो उस आधार पे ना सोचते हुए, ये ना सोचते हुए कि भाई जाटों के साथ हमारा कोई मतभेद हो, तो जो मिलजुल कर ये जो फैसला जिनको लगता है उसी हिसाब से फैसला करें कि कांग्रेस का साथ देना या भारतीय जनता पार्टी का साथ देना। ठीक है पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।